मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी। हर कोई हमें रस भरी निगाहों से देखता, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अमीर था। अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक दिया और बोला, भाभी, कुछ देर मेरी पत्नी को सोने दीजिए, क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाएगी। अपने देवर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मेरी बहन 7 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी बहन और देवर के कमरे में गई और वहाँ के मंजर को देख मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर 2 दोस्त। आज मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी करनी थी। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन मैं बाज़ार जाकर कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे अजीत से तय हो गई थी। सगाई होने के बावजूद भी वो लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई ना कोई बहाना करके टाल देते। पर एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। हम लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खुशी और अमन की शादी जल्दी से करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशी आ गई। हम लोग भी तो जल्दी ही शादी करना चाहते थे, इसलिए हमारे घर में मेरी शादी की ज़ोरों शोरों से तैयारी चढ़ने लगी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब कुछ ही दिन में मैं और अमन एक हो जाएंगे। जब से मेरी सगाई अमन से हुई थी तो मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी भी मान लिया था। खैर, माँ बाजार जाने वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई और उनका सारा काम धरा का धरा रह गया। माँ सर पकड़ कर बैठ गई। खुशी, हमने जज्बात में आकर हम तुम्हारे ससुराल वालों से यह तो कह दिया कि हमें 1 महीने में शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, और अगर शादी में कुछ कमी भी हो गई तो भी मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो रही है और वो लोग कोई गैर नहीं। अभी हम माँ बेटी आपस में बैठकर यह बातें कर ही रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन काव्या ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुस्कुराकर बोली, वाह आंटी, आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखते ही अभी मैं पकोड़े ही बनाने वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गईं, मेरे हाथ के पकोड़े खा कर जाएंगी। आंटी ने कहा, ठीक है बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। यह अमन की माँ थी, जो मेरी सास बनने वाली थी। इन लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पर था। वो माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी है, काश 1 बेटा भी दिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा था कि वह यह कैसे बातें कर रही है। माँ के चेहरे का रंग भी उतर गया था। माँ ने कहा, बहन, यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटे देता है तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरा बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटा बेटी को लेकर बातें कर रही थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी, आप अभी यह सब बातें छोड़ो, आप मुझे यह बताइए कि शादी में आप क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा और दुल्हन के माँ बाप भी ऐसे तैयार होते हैं जैसे उनकी ही शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पर खुशी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों चुप हो गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल अमन अपने आप को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत के धनी हैं, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके साले अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी, तो दूसरी दोस्त का कारोबार ही उसके साले ने सेट करवा दिया है।
अब अमन ने यह जिद ठान ली है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके भाई हों और अच्छे खासे नौकरी करते हों या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। पर आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, इसलिए अमन ने यहाँ शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी के इस बात पर हम दोनों माँ बेटी पर तो मानो जैसे बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ से अमन के नाम की अंगूठी उतरवा कर और हमारी तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रख कर चली गई थी। उनका यह रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। इतनी देर में काव्या पकोड़े लेकर आई तो हम दोनों इस तरह देखकर चुटकी बजाते ही बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बनी हुई हैं और आंटी कहाँ चली गई? काव्या के पूछते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले लग कर रो रही थी, जबकि काव्या मेज पर पड़ी हुई अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया था। वह कुछ दिन बहुत दुखी रहें और फिर माँ से बोले, अब जो होना था वह हो गया। अब मैं अपनी बेटी को और तुम्हें ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम खुशी की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ बहुत परेशान थी। वह पापा से कहने लगी, अगर लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहला रिश्ता आखिर क्यों टूटा, ज़रूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वह लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ और पापा जोरों शोरों से शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मेरी शादी उसी तारीख पर हो जिस तारीख पर अमन के साथ तय हुई थी। और फिर माँ पापा ने जो कहा वह सच भी करके दिखाया और मेरी शादी उसी तारीख पर रौनक के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बन मैं रौनक के घर चली आई। मुझे इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं थी और ना ही इस शादी ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। सच कहूँ तो मैंने अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सिर झुकाए ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि यह सब मैंने ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मैंने पहली बार उसे देखा था। वह बहुत ही खूबसूरत था और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, खुशी तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। उसकी बात पर मैं भी मन से हल्का सा मुस्कुराई। वह मेरा हाथ पकड़ते बोला, अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी फटी फटी निगाहों से रौनक की तरफ देखा। फिर उसने कहा, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कोई तुम में बुराई थी या गैर लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी? मैं रौनक की यह बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से में बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की कोई बुराई थी। अमन की आंखों में लालच की पट्टी बंध गई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो जहाँ की लड़की के मायके वाले उसका विजन सेट करवा दे, और हम इतना कहाँ कर सकते थे। रौनक ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ही बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। रौनक की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर ख़राब हो चुका था कि उसके बार बार मनाने पर भी मैं उससे बात करने को राजी नहीं हुई थी। फिर मैंने सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रह कर बस यही बात याद आ रही थी कि क्या सारी ज़िंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूँगी। पर सुबह जब मैं सो कर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैं किसी जन्नत की मलिका हूँ, और यही बर्ताव मेरे पति रौनक का भी था कि मैं जहाँ पर पैर रखूँ वहाँ पर अपनी हथेली भी बिछाने को तैयार था। यह सब कुछ देखकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी। मेरा एक देवर था, वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। फिर अगले 2 दिनों के बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया।
फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, खुशी मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। मैं कमरा दिखाने अपनी माँ को अपने साथ लेकर गई तो माँ ने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, खुशी, कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी कविता जी हमारे घर आई। उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हुई है। यह खबर सुनकर तो वह अपने होश खो बैठी है। कहने लगी, अमन की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि आप काव्या की शादी अमन से करवा दें, क्योंकि खुशी की ना सही तुम तो उन्हें अच्छे से जानती हो कि वह यह सब लालच में आकर कह रही है। मैंने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सब भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है कि यह लोग बहुत पैसे वाले हैं, पर इनके व्यवहार विचार ना जाने कैसे होंगे। मैं यही सोच सोच कर घबराती रही, मगर आज मैं तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। यह तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी आवभगत कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। यह लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया, उन लालची लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे लोगों से करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैंने अपने पति और ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया और उनसे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति ने तो मुझे हथेली का छल्ला बनाकर रखा था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, खुशी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे राहुल के लिए भी तुम्हारी ही जैसी कोई लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना। तुम लोगों का घर आना बहुत अच्छा है और तुम्हारे घर से एक और लड़की ब्याह कर लाना चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बेटे राहुल की भी शादी तुम्हारे ही खानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी, अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, मगर आप स्वीकार न करें तो मैं अपनी माँ से बात करूँगी। वह ज़रूर इस मामले में हमारी मदद करेगी। मेरी सास ने कहा, चलो अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और पूछा, माँ, आप कैसी हो और क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अरे पड़ोस वाले शर्मा जी थे ना, उन्हीं के घर से। मैंने कहा, क्यों? अभी तो पिछले दिनों ही उनके बेटे की शादी हुई है। क्या उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी क्या? माँ हंसकर बोली, अरे नहीं, शर्मा जी की बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर पर मिठाई भेज रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा भी, ऐसी बातें इतना जल्दी नहीं बताते, लोगों की नज़र लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए, उनके घर नन्हा मेहमान बहुत दिन बाद आने वाला है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। माँ की बातें सुनकर मेरे अंदर उदासी छा गई। फिर माँ ने कहा, खुशी, तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को तो धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैंने इस बात को टालते हुए कहा, माँ, रौनक आ गए हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद में फ़ोन करती हूँ। मगर सच तो यह था कि अब मुझसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। सास जान छिड़कती थी और पति तो मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती? मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि मैं रौनक से कहूँ कि वह मुझसे यह दूरी बनाकर ना रखें, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों तक मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, खुशी, तुम्हारे देवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है क्या? तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा, हाँ माँ, राहुल की भी शादी करनी है। बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घर वाले
कि ही कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा रहता। मैंने कहा कि अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, अगर कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, खुशी तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या? क्या तुमने अपनी बहन काव्या का नाम क्यों नहीं लिया? मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी भी शादी तुम्हारे ही जैसे लोगों के घर में हो, और जब तुम्हारा देवर है तो क्यों ना हम उसकी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। मैंने कहा, हाँ माँ, आप तो ठीक ही कह रही हैं। न जाने मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। मैं ज़रूर अपनी सास से काव्या के बारे में बात करूँगी। माँ ने कहा, काव्या की शादी अगर तुम्हारे ससुराल में हो गई तो बहुत अच्छा होगा और अमन के घर वाले भी देखते रह जाएंगे। माँ की बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या हम राहुल की शादी मेरी बहन काव्या से करवा सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि काव्या भी हमारे घर की बहू बने। हम दोनों सास बहू इस शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि काव्या की भी शादी मेरे ही जैसे अमीर घराने में हो। मेरी सास ने कहा, तुम अपनी माँ से बता देना कि मुझे इस रिश्ते कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं राहुल की शादी काव्या से करने के लिए तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो रौनक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा, खुशी, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने को बहुत दिल कर रहा था। आज रौनक को ना जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उनसे कहा, रौनक, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। रौनक ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर कहो। मैंने कहा, रौनक, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर भी एक नन्हा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर रौनक के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे जैसे वह कोई जवाब सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, खुशी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तो तुरंत सो जाती हो। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर सका। मुझे लगता है शायद तुम अभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की। रौनक की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि यह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने शादी के दिन से लेकर आज तक जैसे ही मैं कमरे में आती, पता नहीं कैसे मुझे तुरंत नींद आ जाती और मैं सो जाती हूँ। आज भी मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। हम दोनों पति पत्नी की बातें अधूरी रह गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ था। रौनक ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और रौनक का हाथ पकड़ते हुए बोली, रौनक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारी शादी को इतने दिन होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप अभी भी अपने दिल में यह बात मत लाइएगा कि मैं अभी तक अपने पहले मंगेतर को भूल नहीं पाई और इसलिए आपसे यह दूरी बनाकर रखी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया है और मैं कब का उसे भूल चुका हूँ। मेरी बात सुनकर रौनक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। यही कहकर रौनक कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरे देवर राहुल और रौनक दोनों ऑफिस चले गए। दोपहर के वक्त माँ और मेरे पापा मिठाई लेकर मेरे घर आए। मेरी सास ने उसका वेलकम किया और उस दिन मेरी छोटी बहन काव्या की शादी मेरे देवर राहुल से तय हो गई। मेरी सास ने मेरी माँ से कहा, बहन जी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप 2 जोड़ी में अपनी बेटी को मेरे घर विदा कर दीजिएगा। यह बात सुनकर मैं और मेरे घर वाले तो बहुत खुश हुए थे। मेरी सास ने कहा, मैं चाहती थी कि इस रिश्ते में ज़्यादा देरी ना हो और जल्द से काव्या की शादी राहुल से करवा दी जाए। मुझे लगा माँ और पापा कहेंगे हम इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे घर वालों ने भी हाँ कह दिया कि ठीक है, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। माँ और पापा की बात सुनकर मुझे हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरा देवर एक अच्छा लड़का था। वो अपने काम से काम रखता, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। इसलिए मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि चलो मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वो दिन आ गया जब काव्या की शादी मेरे देवर राहुल से हो गई और वो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई।
काव्या को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहा करते थे। सुबह हुई तो काफ़ी लेट हो गया और काव्या अपने कमरे से बाहर नहीं आई, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। मैंने राहुल से कहा कि राहुल, काव्या को भी बुला लो, वो नाश्ता कर लेगी। राहुल ने मेरी बात को टालते हुए कहा, भाभी अभी काव्या सो रही है, उसे सोने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद खराब हो जाए। पर जब काफ़ी देर हो गई और काव्या कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं चुपके से उसके कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ कर और बोली, खुशी, तुम यह मत समझना कि तुम्हारा देवर बहुत अच्छा है, वह बहुत गुस्से वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मैंने मजबूरी में अपना सर हिला दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे काव्या पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि जब सोकर उठेगी तो मैं उसको बहुत क्लास लूँगी। इतनी देर तक कौन सोता है? पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन काव्या अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरे दिल में तो होल उठने लगे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर कुछ ही देर बाद काव्या अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। यह देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस बात की हैरत हुई कि उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। वो किचन की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे किचन में गई और उससे बोली, काव्या, तुम इतनी देर तक सोती रह गई और इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? इधर करो, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर काव्या के चेहरे से उसका घूंघट उठाती, तभी वो जल्दी से किचन से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे गई। तभी उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसकी यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा पीटते हुए गुस्से से मैं बोल रही थी, काव्या, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरा देवर वहाँ पर आ गया। वह गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, भाभी, आप मुझे और मेरी नई नवेली दुल्हन को थोड़ी प्राइवेसी देगी? सच कहूँ तो मुझे आपसे इस कदर हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। यह सब क्या कह रहे हैं? मैं उसी की जुबान में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई? तुम्हारी पत्नी के पहले वह मेरी बहन है, पहले वो मेरी बहन है। हम दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, तभी मेरी सास हम दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, माँ जी, मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास ने कहा, अच्छा, पहले मुझे कमरे में जाने दो, फिर मैं काव्या से पूछती हूँ कि आखिर वो तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहती है। मेरी सास दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, काव्या बेटा, दरवाज़ा खोलो। मेरी सास की आवाज़ सुनते ही काव्या ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई। पर यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी। काव्या ने मेरे कहने पर दरवाज़ा नहीं खोला था। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगी, खुशी, काव्या ने कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटा, तो दोनों के बीच कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मैंने धीरे से नाम में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी कि बैठे बिठाए मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही करते करते यूं ही 7 दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में मैंने एक बार भी काव्या की शक्ल नहीं देखी। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी और जब यह सब मैंने अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी, क्योंकि यह सब जानने के बाद वह लोग बहुत परेशान हो जाते। मैंने इस बारे में रौनक से बात की थी, पर उन्होंने कहा कि यह पति पत्नी के बीच का बात है। अगर काव्या तुमने मिलना नहीं चाहती तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब 7 दिनों तक काव्या कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं बहुत घबरा गई और कमरे में बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। तभी रौनक कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उनसे कहा, जैसे ही आपको पता है नहीं है, मैं अपनी बहन से 7 दिन से मिल नहीं पाई हूँ और आप पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़ अपने सर पर रख दिया और पूछा, आप मेरी कसम खाकर बताइए कि आपको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? कुछ देर तक तो मेरी तरफ देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्या बात है? उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे, आज खाने में तुम इस पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम यह हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना, फिर ज़िंदगी में अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। मैं सांवलिया नज़रों से रौनक की तरफ देखने लगी। रौनक ने कहा, नहीं, अब इसके आगे कोई सवाल नहीं करना। मैं चुप हो गई।
मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, इसलिए मैंने रौनक की बात मान ली। और आज जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो मैंने अपनी सास और देवर के खाने में यह दवाई मिला दी। थोड़ी देर बाद मेरी सास और देवर कुर्सी पर बैठे बैठे ही लुढ़क गए थे। मेरे पति रौनक जल्दी से उठे और काव्या के कमरे में पास जाकर बोले, काव्या जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ रौनक। काव्या ने तुरंत दरवाज़ा और फिर रौनक ने हम दोनों बहनों को जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए थे। रौनक हमें उस घर से बहुत दूर लेकर आ गए। फिर उन्होंने गाड़ी रोक दी और कहने लगे, तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम और तुम्हारे घर वाले जैसा हमें समझ रहे थे, हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग ख़ानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम दूसरे शहर में जाकर अच्छा घर किराए पर ले लेते हैं। हमारा रहन सहन देखकर लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। फिर हम गरीब लड़कियों से हम शादी कर लेते हैं और उन्हें आगे अच्छे दामों में बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। खुशी मैं तुम्हें भी हर रात नींद की दवाई देता हूँ ताकि तुम मुझसे किसी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा यह था कि जैसे ही राहुल की शादी काव्या से हो जाएगी तो हम दोनों को एक साथ बेच देंगे। मगर तुम्हारे साथ इतने दिन रहते रहते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने तुम दोनों को उस घर से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। खुशी, अगर तुम मुझे अपना ना चाहो तो मैं तुम्हारे खातिर यह जुर्म का रास्ता छोड़ दूंगा। इतना कहकर रौनक हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप के घर छोड़ आया था। मैंने काव्या से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी। उसने कहा, राहुल ने पहले दिन ही मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो यह लोग आपके साथ कुछ गलत कर देंगे, और इन लोगों ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं मजबूर थी, इसलिए वह लोग जैसा जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। मैंने अपने माँ बाप को बताई तो वह लोग भी यह सब बात सुनकर दंग रह गए थे। खैर, मैंने रौनक के साथ रहने का इरादा कर लिया। रौनक ने पुलिस में बात कर अपने सारे ग्रुप को पकड़वा दिया है। रौनक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, मगर मुझे इस बात का सुकून है कि भगवान ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरी बहन काव्या का भी घर बस जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते एक नए कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।